Hello everyone and welcome to my YouTube channel Myoho Studies. Today we are going to start a very important topic of class 12th macroeconomics, national income and related aggregates. So since this is a very broad chapter, we are going to cover this chapter in 4 to 5 videos and this is the part 1. In this video we are going to discuss the basic concepts only. तो इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के और नेशनल इनकम स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न दैट ब्लैक थंब ब्लू. सो लेट्स स्टार्ट इन हाई स्पिरिट. So in this video, we are going to cover the classification of goods, about the concept of investment, depreciation, stock versus flow variables, sectors of economy, circular flow of income. Okay, so first come to the classification of goods. So goods are classified as intermediate goods and final goods. So what does this word intermediate means and what does this final goods mean? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिनका एंड या फाइनल यूज अभी नहीं हुआ है, विच आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूज. तो वो सारे गुड्स क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. और वो गुड्स, द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे आर फाइनल गुड्स. अब जो भी मटेरियल या जो भी गुड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं, मतलब जब गुड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं, देन दे आर टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, बिकॉज फाइनल गुड्स क्या करते हैं? हमारी फाइनल डिमांड को या हमारी फाइनल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल. अब इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस होता है रीसेल, बट फाइनल गुड्स में क्योंकि हम उनका डायरेक्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे वांट सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो दे कैन नॉट बी रीसोल्ड. ओके, एंड व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड, द कॉस्ट और द एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च उस पर आता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट. और वही फाइनल गुड्स पे जो खर्चा होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है, इट इज नोन एज फाइनल एक्सपेंडिचर. सो let us learn by a very simple example of restaurant and household and vegetables. Okay, so फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स तो हम कहते हैं, बट देखो यहाँ पर वेजिटेबल वही सेम गुड इंटरमीडिएट गुड भी है और वही सेम गुड फाइनल गुड भी है. तो वेयर द डिफरेंस लाई? आखिर डिफरेंस आता कहाँ पर है? हम किस बात से डिसाइड करेंगे कि कोई गुड फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है? तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है? एंड यूज, कि जो भी गुड है, जो भी प्रोडक्ट है, उसका एंड यूज क्या हो रहा है. मतलब क्या उसका यूज डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है या फिर उसको रीसेल के लिए यूज करा जा रहा है. अगर किसी भी गुड गुड का या किसी भी प्रोडक्ट का रीसेलिंग होता है, उसको दोबारा से बेचा जाता है, तो क्या होता है? वो आता है इंटरमीडिएट गुड. अगर परचेजिंग कहीं से हो रही है, मान लीजिए एक छोटा रिटेलर है, एक छोटा सेल्स पर्सन है, वो एक बड़े से स्टोर से सामान खरीद रहा है रीसेलिंग के लिए, तो वो सारा सामान क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड. ओके, और अगर एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, आई एम परचेजिंग दैट आइसक्रीम एंड आई एम यूजिंग इट to satisfy my want, my desire. Okay, so then that ice cream is a final good. And if a retailer or a salesman is purchasing ice cream from a big store or from the manufacturing company, then the same ice cream is intermediate good. तो अभी हम एक सिंपल वेजिटेबल एग्जांपल से समझेंगे. सेम वेजिटेबल एक रेस्टोरेंट का सर्वेंट लेकर आया और सेम वेजिटेबल एक हाउस होल्ड पर्सन लेकर आया. ठीक है, तो घर में हम वेजिटेबल का क्या करते हैं? उसको चॉप करते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, उसका जो भी बनाना होता है उसको बना के उसको डायरेक्ट कंजम्पशन करा जाता है. ठीक है, उसमें कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हो रही. ठीक है, हालांकि हम उसको बना रहे हैं, अभी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, बट उसमें आपको इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हो रही. वहीं एक रेस्टोरेंट में जो वेजिटेबल आया है,
अब ठीक है, उसको कुक करके उसको अगेन क्या करा जाएगा, रीसेल करा जाएगा। जो कस्टमर्स आएंगे, जो रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आएंगे, उनको वो फूड एक तरह से उनको वो वेजिटेबल्स में वैल्यू ऐड करके, मतलब उसको कुक करके, देखो क्या हो रहा है, ये वेजिटेबल्स में अभी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि इस वेजिटेबल को कुक करके प्रोसेस करके फिर से क्या करा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, और उस बेचा जा रहा है तो बेचने के बदले में क्या मिल रहा है, इनकम। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू अभी ऐड हो रही है। तो ये सेम गुड, मतलब ये सेम वेजिटेबल्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और वही जहां पर इन वेजिटेबल्स का फाइनली यूज किया जा रहा है वांट सेटिस्फाई करने के लिए, वहां पर ये सेम वेजिटेबल्स क्या है, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट और फाइनल क्लासिफिकेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन नहीं है। हमें बस प्रोडक्ट का एंड यूज देखना है कि उसका एंड यूज क्या है, क्या वो डायरेक्ट वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो रहा है, या फिर उसको वैल्यू ऐड करके दोबारा से रीसेल करा जा रहा है, या फिर अभी भी उसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे यहाँ पर वेजिटेबल को कुक करके प्रोसेस करके क्या करा गया, कस्टमर्स को सेल करा गया, तो इससे वैल्यू ऐड हुई। ओके, सो दिस इज the classification of intermediate goods and final goods. Another classification is consumer goods and capital goods. तो consumer, what does consumer means? consumers कौन होते हैं, we, हम लोग जो चीजें कंज्यूम करते हैं। तो गुड्स को कंज्यूमर गुड्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, गुड्स दैट आर यूज्ड बाय एंड यूजर फॉर कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, दैट आर कंज्यूमर गुड्स। एंड यूजर यूज कर रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम बाइंग अ चॉकलेट and I am eating it, so that is a consumer good. I am using that. I am consuming that chocolate. मैं उस चॉकलेट का कंजम्पशन कर रही हूँ, तो दैट इज अ कंज्यूमर गुड। वहीं पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको अपनी इंडस्ट्री में कुछ मशीन्स ऐड करनी है, ठीक है। अब वो मशीन को वो डायरेक्टली कंज्यूम तो कर नहीं सकता, ठीक है, ना उसको खा सकता है, ठीक है, ना उसको डायरेक्टली, मतलब उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। उसका यूज करके वो क्या करेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका यूज करके वो फर्दर चीजों की प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे गुड्स जिनका यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करा जाता है, या फिर ऐसे गुड्स जिनका यूज करके कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशीनरी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग। देखो कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग की जाती है कंज्यूमर्स को, और कैपिटल गुड्स की मार्केटिंग की जाती है बिजनेसेस को, क्योंकि बिजनेसेस क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी की नीड किसको है, बिजनेसेस को या फिर फर्म्स को। ओके, अब उसके बाद कंज्यूमर गुड्स हम क्यों परचेज करते हैं, कंजम्पशन के लिए। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्यों परचेज करते हैं, आगे की प्रोडक्शन के लिए, मतलब और प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। कंज्यूमर गुड्स को कौन खरीदता है, कंज्यूमर। वहीं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन, मतलब कैपिटल गुड्स को कौन बाय करता है, कौन परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर्स, जिनको फर्दर प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप दैट द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इज क्लियर टू यू, and it is also asked in exams to write the difference between consumer goods and capital goods. तो here another difference, डिमांड। अब देखो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड किस टाइप की होती है और कैपिटल गुड्स की डिमांड किस टाइप की होती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को कहते हैं डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, और कैपिटल गुड्स की होती है डिराइव्ड डिमांड। तो अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, राइट, हमें चॉकलेट्स पसंद है, वी लव टू ईट चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स की डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है, चॉकलेट्स का यूज हम कर रहे हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। और एक बहुत बड़ी चॉकलेट इंडस्ट्री है, ठीक है, एक फर्म है जहाँ पे चॉकलेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो चॉकलेट की प्रोडक्शन में क्या यूज हो रही है, मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है। तो देखो डिमांड किस चीज की थी, चॉकलेट की, ठीक है, पर चॉकलेट बनाने में मशीनरी यूज हो रही है। अब मान लो चॉकलेट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो क्या करा, जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक और चॉकलेट मेकिंग मशीन परचेज करी और अपनी इंडस्ट्री में क्या कर ली, ऐड कर ली। ओके,
तो डिमांड, डायरेक्ट डिमांड किसकी थी? चॉकलेट की थी, ठीक है। और चॉकलेट की डिमांड की वजह से चॉकलेट मेकिंग मशीनरी की डिमांड बढ़ गई। तो अब समझ में आया कि कैपिटल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, डेराइव्ड डिमांड होती है। और कंज्यूमर गुड्स बिकॉज डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं, इसीलिए कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। प्राइस डिटर्मिनेशन कंज्यूमर गुड्स के करते हैं सप्लायर, वही कैपिटल गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करती है कंपनीज। और देखो, कंज्यूमर गुड्स का जो मेन यूज होता है वो क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन। जबकि कैपिटल गुड्स का यूज करके क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स का यूज करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम वीडियो इन डिटेल। So moving on forward, and before that, I hope that this entire difference is clear to you. It is not very much tricky, but you need to understand that what is the difference. It is not very much complicated. Just listen to me very carefully and you will be understanding the whole concept. Okay, so next. जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली अब हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं, डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, कंज्यूमर्स इनको परचेज करते हैं, डिमांड इनकी डायरेक्ट होती है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज करके हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इनका बायर्स कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स। इनकी डिमांड किस तरह की होती है? डेराइव्ड डिमांड। इनका प्राइस डिटर्मिनेशन कंपनीज करती हैं और इनका मेन यूज होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो अब कंज्यूमर गुड्स को फर्दर क्लासिफाई हम कैसे करते हैं? एज ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है? ड्यूरेबल मतलब कोई भी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई रिलेटिव वैल्यू। मतलब जो गुड्स हम कुछ सालों तक यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो कि कॉस्टली है, ठीक है, वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, एयर कंडीशनर्स, ये सारे क्या हो गए? ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब दीज गुड्स एंड अप आफ्टर देयर फर्स्ट यूज ओनली। मतलब ये गुड्स वो गुड्स होते हैं, ये ऐसे गुड्स हैं जिनका अगर हम एक बार यूज करें तो वो खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क का यूज करके आई हैव मेड कॉफी, तो मिल्क इज कंज्यूम्ड। अब मैं उस मिल्क का दोबारा यूज नहीं कर सकती बिकॉज वो मिल्क से कॉफी बना और कॉफी को किसी भी पर्सन ने कंज्यूम कर लिया। दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। या फिर ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या हो गया? वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स को यूज करके क्या करते हैं? उनकी सब्जी बना लेते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। उसको कुक करके डायरेक्टली यूज होता है उसका कंजम्पशन के लिए। ओके, सो द थर्ड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, इनके ही मिडल में क्लाई करता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दिस गुड लास्ट्स फॉर 1 year और मोर देन अ लिटिल पीरियड ऑफ 1 year। मतलब ये गुड्स ना 1 या 1.5 साल तक चलते हैं, मतलब 1 and 1.5 year तक चलते हैं। एंड ये चीपर गुड्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोथ्स, ठीक है। हमारे जो कपड़े होते हैं रिलेटिवली चीपर होते हैं। हालांकि आई नो द क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस आर सो कॉस्टली, बट स्टिल इफ वी कंपेयर देम विद एयर कंडीशनर्स और कार, दे आर चीप, राइट। तो अगर हम एयर कंडीशनर से कंपेयर करें, कार से कंपेयर करें, तो क्लोथिंग जो है, क्लोथ्स होते हैं वो सस्ते होते हैं। और क्लोथ्स जनरली 1 year या लेस देन 1 year या स्लाइटली मोर देन 1 year तक ही चलते हैं, ठीक है। तो देयर दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल है? क्रॉकरी। घर में जो हम क्रॉकरी यूज करते हैं वो भी रिलेटिवली लो वैल्यू की होती है और टाइम पीरियड उसका भी कितना होता है? 1 and 1.5 year, मतलब इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ है नॉन मटेरियल गुड्स। अब देखो, नॉन मटेरियल मतलब गुड्स ऐसे हैं जो मटेरियल ही नहीं है। अब ये बोलेंगे ये किस तरह की चीज है? तो नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब क्या है? सर्विसेज, राइट। तो सर्विसेज, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर की सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। तो वो भी तो ये क्या होते हैं? वो भी एक तरह का गुड है, बट क्या है? नॉन मटेरियल गुड्स। ओके, या फिर
अगर हम इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज ले रहे हैं या कोई प्लम्बर टैप रिपेयरिंग का काम कर रहा है, तो ये सभी क्या है, सर्विसेज है। ठीक है, और ये सर्विसेज डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने में यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन बीमार है तो वो डायरेक्टली जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर की सर्विसेज लेगा डॉक्टर, और उन सर्विसेज से डायरेक्टली जो उसकी वांट थी मेडिसिन की या फिर गाइडेंस की, वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, वो पूरी हो जाएगी। मूविंग ऑन टू next concept, variables. In my first video of macroeconomics, I have well explained what variables are. If you have not watched that video, you should watch, because in that video all the basics of macroeconomics are discussed. Right? So variables, I am going to tell you again in a short. Variables ऐसी quantities होती हैं जिनमें over period of time changes आते हैं, right? तो variables broadly दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। तो स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं और फ्लो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स वो होते हैं, यानी स्टॉक वो होता है जब वेरिएबल्स की वैल्यू को, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर स्टॉक कौन सी वैल्यू होती है जिसे हम एट अ पॉइंट मेजर कर सकते हैं, एट अ पॉइंट चेक कर सकते हैं। वही फ्लो वेरिएबल, फ्लो वैल्यू, फ्लो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं वाटर टैंक का। फॉर एग्जांपल एक वाटर टैंक है जिसमें कुछ पानी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि उस वाटर टैंक के अंदर कितना पानी है, तो यू कैन टेल मी कि हाँ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर 100 लीटर्स पानी है, राइट। तो आपने मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम में बता दिया, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, अब मान लो उसी वाटर टैंक के अंदर एक लीक आ जाता है, ठीक है, लीकेज हो जाती है, मतलब उसमें से पानी अब ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ कितनी लीकेज है, तो कैन यू टेल? नहीं। आप कैसे बता सकते हैं? आप, हम लोग इस तरह से कन्वे कर सकते हैं कि हाँ 10 मिनट्स में 1 लीटर पानी लीक हो गया, या फिर 1 आवर में 20 लीटर पानी या फिर 30 लीटर पानी लीक हो गया। तो जो वैल्यूज को हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं वो होते हैं फ्लो वेरिएबल्स, और जिनको हम एट अ पॉइंट मेजर कर सकते हैं वो होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है वेल्थ। अगर मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, तो वो मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे हम बड़े बड़े स्टार्स की वर्थ चेक करते रहते हैं कि हाँ बिल गेट्स की प्रॉपर्टी कितनी है, बिल गेट्स की वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वही अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो देखो जब भी हमें सैलरी कोई हमसे पूछता है या हमसे हमारे पेरेंट्स की सैलरी पूछता है, तो हम क्या कहते हैं? 70,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 90,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। तो देखो वी आर यूजिंग पर मंथ, पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ क्या दिखा रहा है? पर मंथ इंडिकेट कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल। अब इन्वेस्टमेंट हम कैसे मेजर करते हैं? हम देखते हैं एक साल में, जैसे हम कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट सुनते हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज ने या कोई भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 2 करोड़ इन्वेस्ट किया इन 1 ईयर, इन 2 ईयर। तो इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज फ्लो वेरिएबल। ओके, ओके, सो another very important concept of economics is depreciation. Depreciation क्या होता है? Depreciation is defined as loss of value of goods over period of time owing to या फिर due to normal wear and tear, accidental damages and expected obsolescence, right? तो अगर कोई मशीनरी यूज में है, ठीक है, तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर हो सकता है एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस पर्टिकुलर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी मशीन है या कोई भी गुड है, उसकी वैल्यू में चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से या फिर डिमांड में चेंज होने की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स हैं, तो आइसक्रीम्स की डिमांड कब ज्यादा होती है? समर में, राइट। विंटर के टाइम में हमें पता है
एक्सपेक्टेड है कि विंटर के टाइम में आइसक्रीम की डिमांड नेचुरली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई मशीनरी यूज में है, ठीक है, तो यूज में है तो उसका कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता रहता है, तो यही वियर एंड टीयर की वजह से उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू में लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन को ना बहुत सारे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो ये अलग अलग नेम्स भी डेप्रिसिएशन को दिए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी है। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज दिस कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेप्रिसिएशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिटल लॉस। देखो, लॉस ऑफ वैल्यू, डेप्रिसिएशन हमने डिस्कस किया कि लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब क्या होता है वैल्यू में लॉस, तो क्या होता है डिजास्टर्स की वजह से भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री जिस रीजन में है, राइट, इन दैट रीजन एक अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक की वजह से सारी मशीनरी डैमेज हो गई, राइट, तो वहां पे भी वैल्यू का लॉस हुआ, ठीक है, गुड्स और मशीनरी की वैल्यू खत्म हो गई। ओके, तो वैल्यू खत्म हुई बट इट इज ड्यू टू डिजास्टर, तो वहां पर हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं यूज करेंगे, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है कैपिटल लॉस, दैट इज कैपिटल लॉस। ओके, और अगर लॉस इकोनॉमिक रिसेशन के टाइमिंग पर होता है तो दैट इज आल्सो टर्म्ड एज कैपिटल लॉस, तो उसको हम कैपिटल लॉस के अंडर कवर करेंगे एंड हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। और डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। वहीं पर अगर हमें कैपिटल लॉस कवर करना है तो कैपिटल लॉस कवर करने के लिए हम क्या बाय करते हैं, इंश्योरेंस। जैसे कोई भी जब इंडस्ट्री बनती है या हम घर में भी कुछ चीजें परचेज करते हैं जैसे कार और बाइक और सम वेरी कॉस्टली थिंग्स, तो हम उनका इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो इंश्योरेंस कवर से वो लॉस कवर हो जाए। तो सिमिलरली जब लॉस डिजास्टर्स की वजह से होता है, अर्थक्वेक्स, ठीक है, या फिर लॉस जो हो रहा है वो कोई फायर की वजह से लॉस हो रहा है डिजास्टर्स में, ठीक है, कोई फायर की वजह से लॉस हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एंड दैट इज कवर्ड अंडर कैपिटल लॉस, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट सिंपली मींस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टॉक स्टॉक बढ़ता है। अब इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड एंड इन्वेंटरी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कंपनी के या फिर इंडस्ट्री के फिक्स्ड एसेट्स हम बढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और मैंने 50 मशीन्स, और या फिर फॉर एग्जांपल 50 मशीन्स और परचेज करी और अपनी इंडस्ट्री में ऐड कर ली, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैंने फिक्स्ड एसेट अपना ऐड किया, तो दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में एक और चीज जो कवर होती है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो भी रॉ मटेरियल्स का स्टॉक पड़ा होता है या जो भी अनफिनिश्ड गुड का स्टॉक पड़ा होता है एक इंडस्ट्री में, वो किसके अंडर आता है, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी हमारे पास कैपिटल का स्टॉक है, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन वी आर एडिंग आर स्टॉक ऑफ कैपिटल, हम जब अपना जो कैपिटल स्टॉक है हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को जब बढ़ा रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता है, मशीनरी, बेसिकली क्या है, मशीनरी ऐड किया तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये रॉ मटेरियल्स और ये देखो जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट हैं या जो चेंज इन स्टॉक होता है वो आता है किसमें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर
इन्वेस्टमेंट। एंड अगर इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं या न्यू फैसिलिटीज वेलफेयर के लिए लॉन्च की जा रही हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, और उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड investment well. Now, after discussing about stock and flow variable, depreciation, investment, classification of goods, we are starting sectors of economy. अच्छा, अभी तक हमने पढ़े थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इन क्लास 12th we are going to discuss the four sectors of an economy, right? तो here we are discussing about economy, और इकोनॉमी में क्या चार सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, हाउस होल्ड मतलब हम सब लोग। अब ये हाउस होल्ड्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन में यूज होती है, राइट? यस, हियर इट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीजों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट फैक्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, देखो लैंड क्यों जरूरत है, क्यों कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी इंडस्ट्री सेट करनी है, कोई भी काम करना है, जमीन पर ही होगा, लैंड पर ही होगा, तो लैंड चाहिए। ठीक है, अब काम करने के लिए चाहे मशीन ऑपरेट करना, चाहे कैसा भी वर्क हो, चाहे लेबर वर्क हो या चाहे मशीन वर्क कर रही है, तो उनको भी ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो लेबर। अब कुछ भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए पैसा तो चाहिए, राइट? तो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कुछ भी काम हो रहा है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे जो इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड होते हैं वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, राइट? और क्या प्रोवाइड करते हैं वो, फर्म्स को लेबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं या हम जॉब करते हैं, राइट? तो पेरेंट्स हमारे जॉब करते हैं, तो क्या होता है वो भी किसी फर्म को अपनी सर्विसेज देते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलती है। और फिर हम उस इनकम का खर्च, उस इनकम को यूज करके, उस इनकम को खर्च करके अपने लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। तो इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स का रोल आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हाउस होल्ड्स ओनर्स होते हैं, हाउस होल्ड सर्विसेज देते हैं, जैसे हम लोग जाके, जैसे हमारे पेरेंट्स जाके ये करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बदले में उनको क्या मिलती है, सैलरी। क्या रिसीव करते हैं वो, इनकम। और उस इनकम का यूज करके हम सब क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, हम सब चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड फैक्टर, फर्म्स। फर्म्स क्या होते हैं, फर्म्स प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों टाइप के फर्म्स की बात कर रहे हैं। फर्म्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन वर्क करते हैं, वो यहाँ से फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हैं और प्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके बाद ये लोग इनकम प्रोवाइड करते हैं किसको, हाउस होल्ड को, और आउटपुट को मार्केट में सेल भी करते हैं। ठीक है, अभी और ये क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने इनसे लिए, हाउस होल्ड से जो लिया, चाहे लैंड हो चाहे लेबर हो, उसके बदले में इनकम प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब वी आर डिस्कसिंग द थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। ऑल्दो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बट इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस रिसीव करती है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए वर्क करती है। और देखो जब भी गवर्नमेंट कुछ करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को फ्री में ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स प्रोवाइड करती है। तो ये सब का मेन मोटिव होता है वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, देखिए प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ओके, सो वेलफेयर इज ऑब्जेक्टिव, राइट? अब फोर्थ सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इकोनॉमी के बाहर जितना भी है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रिलेशन है, क्योंकि व्हेन वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी,
तो वी हैव ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है वैश्वीकरण के बारे में। सारी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड एक्सचेंज का वर्क होता है। तो इसीलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इकोनॉमी का एक सेक्टर है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या रोल प्ले करता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजें खरीद के अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में लाते हैं। वहीं एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को एक्सटर्नल इकोनॉमी में सेल करते हैं। ओके, सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ये रोल होता है एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ओके, सो अभी हमने बात करी सेक्टर के बारे में। ठीक है, सेक्टर के बारे में हमने बात करी, सेक्टर्स के बारे में हमने हाउस होल्ड और फर्म्स को डिस्कस करा। अब हम ना इकोनॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं, टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें हाउस होल्ड और फार्म है। तो देखो, हाउस होल्ड, अभी हमने बात की हाउस होल्ड के पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इतनी बार बोलने के बाद तो आई थिंक आप सबको अब याद हो गए होंगे। तो ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में क्या रिसीव करते हैं, इनकम। क्या मिलता है इनको, पेमेंट। ठीक है, उसका यूज करते हैं। अच्छा, और इन्होंने जो प्रोडक्शन करा उसको ये मार्केट में जाके सेल करेंगे। क्योंकि देखो, प्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है, सेल ही तो कर रहा है मार्केट में, फैक्ट्री में सजा के तो रखेंगे नहीं, मार्केट में जाके उसको सेल करेंगे। अब हाउस होल्ड अल्टीमेटली अपनी नीड के लिए उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अब परचेज करेंगे तो फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या उसके बदले में देंगे, पेमेंट। तो ये होती है एक टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड होते हैं और फार्म्स होते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, मेनली फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा और गुड्स का परचेज करते हैं। ये लोग फर्म्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और पेमेंट करते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड्स भी पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करते हैं। और ये पेमेंट मतलब फर्म्स पेमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या हायर करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो अब देखा हमने कि इन सेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से गुड्स आ रहे हैं, यहाँ से पैसा जा रहा है, यहाँ से गुड्स आ रहे हैं, यहाँ से पैसा जा रहा है। ओके, तो ये होता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी का एक्सचेंज होता है, फ्लो होता है, तो दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब दो टाइप के फ्लोज होते हैं, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। देखो, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फर्म से हाउस होल्ड। यहाँ पे इन्होंने फैक्टर सर्विसेज जो दी थी, लैंड, लेबर, वो यहाँ से यहाँ मूव करें। तो ये होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब ऐसी चीजों का फ्लो जो रियल है। देखो, जैसे चाहे लैंड हो चाहे लेबर हो, इट इज रियल। और गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, गुड्स हैं जो वो है रियल। तो the flow of goods and services between sectors is known as real flow, while ये देखो यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो ब्लू एरो इज इंडिकेटिंग व्हाट, मनी फ्लो। परचेजिंग करने के लिए ये यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए थे हाउस होल्ड से, ये लोग भी पेमेंट दे रहे हैं, मतलब ये लोग भी इनकम इनको दे रहे हैं, इनकी सैलरी दे रहे हैं। तो दिस इज मनी फ्लो। Hope it is clear. You can take a screenshot and keep it for your reading and for your further reference. Okay. So yes. The factors of production we have already discussed. Now, a three sector model. Yes. So, okay. First, we'll discuss the three sector model. Then we'll be coming to the four sector model. अभी तक हमने household और firms की बात कर ली. Again and again, I'm not explaining. I hope आपको समझ गए होंगे कि household और firms के बीच में किस तरह से एक्सचेंज चलता है, किस तरह से फ्लो चलता है। अब अभी तक दो ही हमारे पास मानो दो ही एक्टर्स थे, अब तीसरा एक और आ गया, गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है और सब्सिडीज देती है। तो टैक्स लेगी तो क्या होगा, पैसा इस सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है एक तीसरे व्यक्ति के पास जो कि है गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं लीकेज। लीकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, इस पैसे को यहाँ से यहाँ फ्लो करना था, यहाँ बहना था, मतलब यहाँ सर्कुलेट होना था, बट ये यहाँ से निकल के, इस फ्लो से निकल के यहाँ जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इट इज लीकेज। ठीक है, वहीं गवर्नमेंट जब सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो पैसा एंटर कर रहा है, तो मनी इज एंटरिंग दिस फ्लो,
दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन समझते हैं ना, कुछ इंजेक्ट करना, कुछ डालना, कुछ ऐड करना। ठीक है, तो ये है एक 3 सेक्टर मॉडल। और 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं, गवर्नमेंट होती है और फर्म्स होते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं? ओनर्स होते हैं, कंजम्पशन करते हैं, फर्म्स प्रोडक्शन करते हैं और सैलरी देते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी पेमेंट्स देती है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है। ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो अभी 3 चीज तो डिस्कस कर ली, 3 के बारे में, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। अब एक और आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन होगा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो जब हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मान लो इंडिया में कुछ प्रोडक्शन हुआ, उसको शिप में लाद कर हमने भेज दिया किसी दूसरी कंट्री, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। अब उस सामान के बदले में हमको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो देखो, पैसा मिलेगा ना, तो पैसा आया, पैसा आया, तो इट इज इंजेक्शन। और वही हमने क्या करा? हमने कोई इंटरनेशनल कंट्री से कुछ चीजें इंपोर्ट करी, कुछ चीजें बाहर से मंगाई, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे इस सर्कुलर फ्लो से बाहर जाएगा, तो उसको बोलेंगे लीकेज। दिस इज अ 4 सेक्टर मॉडल। और देखो, इसमें 4 सेक्टर है। एक और छोटी सी चीज होती है, फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है? बैंक्स आते हैं, इसके अलावा कुछ अदर अथॉरिटीज आती हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हैं। अब क्या होता है, देखो, बैंक, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बैंक। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? अपनी सेविंग को बैंक में रख देते हैं। अब वो सेविंग भी लीकेज होती है, क्योंकि इस फ्लो से बाहर जा रहा है ना, तो लीकेज। एंड फिर ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या करते हैं? फर्म्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए उनको लोन्स देते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं पे ये फाइनेंशियल सेक्टर का रोल होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर सेविंग्स, इन लोगों की, हाउस होल्ड की सेविंग एक्सेप्ट करता है और बिजनेसेस को लोन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी इनकम को, या फिर हमारे पेरेंट्स की जो इनकम होती है, हम कुछ पार्ट यूज करने के बाद जो इनकम बचती है, हम उसे बैंक में सेव कर देते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो वो हमने सेव कर दी, और बैंक उस पैसे का यूज करके क्या करता है? लोन्स देता है। ठीक है, तो ये होती है एक 4 सेक्टर इकोनॉमी। और हमने इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का क्या रोल होता है वो भी डिस्कस कर लिया। और गवर्नमेंट का एक और रोल होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बनाती है, और फाइनेंशियल सेक्टर भी कुछ पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो ये हाउस होल्ड, फर्म्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट का हमने रोल अच्छे से डिस्कस किया। और पीछे भी, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी चारों सेक्टर्स का क्या रोल होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिस्कस्ड वेल। नाउ मूविंग अहेड, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, इनकम सर्कुलर, इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मनी, द मूवमेंट ऑफ इनकम। इनकम का मूवमेंट होता रहता है। अभी देखो, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? यही इनकम आ रही है, इनके पास आ रही है, फिर इसी इनकम का यूज करके गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब देखो, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो वही इनकी इनकम हो गई। तो ये देखो, इनकम का फ्लो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, तो दैट इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सो अब सर्कुलर फ्लो के ऑफ इनकम के भी 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज क्या होता है? इनकम का जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज। क्या होता है? जब वैल्यू एडिशन होता है इकोनॉमी में, तो हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू चीजों की ऐड कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन हो रही है, अभी प्रोडक्शन हो रही है, तो वैल्यू ऐड हो रही है। काम पूरा हो गया, तो क्या हो रहा है? अब काम पूरा हो जाने के बाद में उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। और प्रोडक्शन के लिए हमने क्या लिया था? लेबर लिया था, लैंड लिया था, कैपिटल लिया था, उसकी हमको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट। तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा, वेज किसको मिलता है? जो लेबर होता है, लेबर को मिलती है पगार, वेज। ठीक है, और अगर लैंड यूज हो रहा है किसी का, तो उसको उस लैंड का क्या मिलता है? रेंट। ओके, और कैपिटल पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना पैसा किसी फर्म को दिया इन्वेस्ट करने के लिए, या बैंक में भी दिया, और बैंक ने फर्दर किसी फर्म को लोन दिया, तो उस पे मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल पे हमें क्या पेमेंट मिलती है? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको मिलता है प्रॉफिट।
जो बिजनेस ओन कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, उसको मिलता है प्रॉफिट। तो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करे थे और ये चारों होती हैं 4 फैक्टर पेमेंट। ओके, सो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। मतलब मैंने प्रोडक्शन करा, एक फर्म, मान लो मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन पूरा हो गया, मार्केट में भेज दिया, और क्या हो रहा है मेरे को, और उसके बाद में मैंने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनकम लोगों के पास पहुंच गई। अब लोग क्या करेंगे, उस इनकम का यूज करके चीजों को परचेज करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसको डिस्पोजल इनकम भी बोलते हैं। मतलब अब इनकम का डिस्पोजल हो रहा है, अब इनकम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकम का यूज अगेन किस लिए होगा, कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। तो ये सर्कुलर इनकम, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं, generation, distribution and disposition phase. So I hope that the entire topic is clear to you all. If you are having any kind of doubt, you can just drop me a mail or you can comment below. And thank you so much for watching. I hope you have understood well whatever